जी नमस्कार। तो हम लोग भारतीय संविधान के विषय में अध्ययन चल रहा था और संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया इसकी चर्चाएं हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आपको ये बताया किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव के बाद किस तरीके से फिर प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति के बाद प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट के बाद किस तरीके से संविधान को फिर वाचन के बाद अख्तियार किया गया। इस सब की चर्चाएं हम इसके पहले कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि संविधान में वो किन तत्वों का समावेश किया गया था और संविधान कहाँ कहाँ से किन किन राष्ट्रों से संविधान के प्रमुख अंश लिए गए थे, इसकी चर्चा भी बहुत आवश्यक है। और चूंकि कमीशन यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन उठाता रहा, तो आज हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि संविधान में जो विभिन्न तत्व, इतना विशाल संविधान, इतना विस्तृत संविधान जो बनाया गया था, वो वहाँ पर कहाँ से किन तत्वों का समावेश किया गया था, ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो पहली बात तो 1935 का जो मेरा संविधान है, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम से भारतीय संविधान के करीब 2/3 भाग उस अधिनियम के द्वारा लिए गए, बस थोड़ा बहुत बदलाव करके। ठीक, उसमें 324 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और करीब करीब 200 आर्टिकल्स जो है, 200 धाराएं वहां से उठा ली गई, करीब करीब थोड़े से शब्दों के हेरफेर के साथ। तो बहुत बड़ा भाग भारतीय संविधान का कहां से लिया गया? भारत शासन, आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि भारतीय संविधान के स्रोत, ये आपकी हेडिंग रहेगी। आप यहाँ पर भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का करीब 70% पार्ट, ठीक, यानी कि 1935 के अधिनियम के करीब 200 धाराएं कहां से ली गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। इसके बाद जरा देखिए कि किन किन देशों से, चूंकि परामर्श समिति ने जब आपकी संविधान सभा के सदस्यों को भेजा था, संविधान की मुख्य विशेषता के लिए प्रश्न भेजा था, उसके साथ साथ उसने क्या भेजा था कि प्रमुख राष्ट्रों के विषय में, वहां के संविधान के विषय में भी एक प्रश्नावली वहां पर भेजी गई थी, मुख्य बातें भेजी गई थी। ठीक है, तो उस पर चर्चा हुई, उसके बाद जो है हमारा संविधान बनाया गया। तो आप देखिएगा इसके साथ साथ किन किन देशों के संविधान से प्रमुख तत्वों को यहाँ पर लिया गया। पहला आप देखिएगा ब्रिटेन का संविधान। पहली बात तो ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, वहाँ परंपरा के आधार पर शासन प्रणाली चलती है, वहाँ लिखित संविधान नहीं है। लेकिन ब्रिटेन से लिया क्या गया है? पहली बात ब्रिटेन से, दूसरा आपका अमेरिका से, फिर तीसरा कनाडा से, और उसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया से, आपका ऑस्ट्रेलिया के बाद आयरलैंड से, फिर आपका दक्षिण अफ्रीका से,
और जर्मनी से, और जापान से, इन देशों से संविधान, वहां के कुछ तत्व हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। पहला तो आप ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 से करीब 70% पार्ट। अब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, जरा देखिए। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक, देखिए जो गणतंत्रात्मक राष्ट्र होते हैं उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं चलती है। एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलता है, प्रेसिडेंशियल रूल चलता है, और एक संसदीय शासन प्रणाली चलता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री रूल चलता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आपकी लागू कहाँ पर है, एक गणतंत्र मेरा अमेरिका है, लेकिन वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल रूल लागू है। और ब्रिटेन में क्या है, वहां भी गणतंत्र है लेकिन वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, तो भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था का चयन किया गया था। ठीक है, गणतंत्र दोनों भी है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि सीधे जनता राष्ट्रपति का चुनाव करती है और राष्ट्रपति फिर अपने लोगों को प्रशासन में देकर मंत्रिमंडल की व्यवस्था करते ही शासन व्यवस्था को संचालित करता है। लेकिन यहाँ क्या है, सीधे राष्ट्रपति मतलब जनता जो है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती। प्रधानमंत्री का के चुनाव के कैसे होता है, जो हमारे संसद चुने जाते हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, पहली संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, जब इस संसदीय शासन प्रणाली लिया गया तो विधान, संसद और विधानमंडल, दो चीज आप दिमाग में रख लें कि केंद्र के स्तर पर हमारे दो सदन है। ठीक, एक सदन को लोकसभा कहा जाता है और एक सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा भारत का उच्च सदन है और लोकसभा भारत का निम्न सदन है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती और लोकसभा हर 5वें वर्ष के बाद विघटित हो जाती है, जिसका चुनाव होता है। इसी तरीके से प्रांतों में क्या है, प्रांतों में विधान परिषद है और विधान सभा है। हर जगह विधान परिषद नहीं है, केवल 6 प्रांतों में विधान परिषद है। लेकिन विधानसभा जो है वो निम्न सदन होती है और विधान खुश रहिए, ठीक है, विधान सभा निम्न सदन होती है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती। ठीक है, ये चीज को देखते हुए ध्यान में चलिए। अब यहाँ क्या हुआ, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया, तो संसद और विधानमंडल की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से लिया गया। ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, संसद प्लस विधान मंडलों की प्रक्रिया। ठीक, ये लिया गया कहां से, ब्रिटेन से। अभी हम इसको मिटा देते हैं तब आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिया गया, नेक्स्ट लिया गया कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति या सदन के प्रति उत्तरदायी होना। ठीक है, तो यहां से ये व्यवस्था भी ली गई, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। ठीक है, ब्रिटेन से 3, पहले अभी और चर्चा करेंगे। संसदीय शासन प्रणाली, संसद तथा विधानमंडलों की प्रक्रिया जो चलती है वो, और मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। इसके साथ क्या लिया गया, आपको संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, और
राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ठीक, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि भारत की जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, वहां ब्रिटेन में भी गणतंत्र है, चुनाव होता है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लेकिन सम्राट जो है वहां का वंशानुगत राष्ट्र का प्रधान होता है सम्राट। यहाँ क्या है, हमारे राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो वंशानुगत नहीं रहता, उसका इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, इलेक्टेड होता है। ठीक, इसलिए राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है ये भी वहां से ली गई है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के बराबर इक्विवेलेंट होता है। ठीक, उसकी स्थिति, लेकिन चूंकि वहां परंपरागत वंशानुगत है और यहाँ क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसके साथ साथ ब्रिटेन से लिए जाने वाले जो प्रमुख तत्व और है, एकल नागरिकता और विधि का शासन। ठीक, ये एकल नागरिकता क्या है, जैसे हमारे यहाँ भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारी प्रस्तावना में लिखा, मतलब उसमें लिखा गया है संविधान की, कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां संघ कैसा है, वहां का संघ है कि यहाँ विभिन्न राज्य मिलकर, ठीक है, एक संघ बना लिए। ठीक है, नहीं, वहां पर विभिन्न राज्य मिलकर एक संघ बनाए हैं, और यहाँ जो है भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है। ऐसी शासन व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो एकल नागरिकता वहां क्या है, पहले नागरिकता आपके राज्य की है और वहां के अमेरिका के जो केंद्र की है उसकी भी नागरिकता लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता यहाँ पर नहीं है। तो ब्रिटेन से लिए जाने वाले जो प्रमुख तत्व है, संसदीय शासन प्रणाली, संसद विधानमंडलों की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, एकल नागरिकता और विधि का शासन। इतना जो ये तत्व है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, ब्रिटेन से। पूछा जा सकता है, वैसे मुझे जहां तक लगता है इसमें आप एक संसदीय शासन व्यवस्था को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, और एक आपकी एकल नागरिकता और विधि का शासन, ठीक, और मंत्रिमंडल के प्रति सामूहिक उत्तर, वो विशेष अगर, ठीक है। हम आते हैं ब्रिटेन के बाद के संविधान, किन बात, अब देखिए अमेरिका, आप नोट करते जाइएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर, अब आने लगी जी। हम क्या आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। अच्छा ठीक जी सर, अब आ रही है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से, देखिए भारत का संविधान विश्व में, संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, इससे बड़ा कोई संविधान नहीं बना। अमेरिका, ब्रिटेन में तो संविधान अलिखित है, परंपरा पर आधारित वहां शासन व्यवस्था है, वहां लिखा नहीं गया संविधान के प्रति कुछ, वहां संसद ही सर्वोच्च है, जो कुछ विधि बनाएगी वो संसद बनाएगी, वहां संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में लिखित संविधान है, लेकिन बहुत ही छोटा संविधान, केवल 7 उसमें अनुच्छेद है उस संविधान में अमेरिका के, ठीक है। अब लेकिन वहां क्या है, वहां पर सर्वोच्च वहां की न्यायपालिका है, वहां की संसद के द्वारा बनाए गए विधि को न्यायपालिका शून्य कर सकती है। अब भारत में क्या है, भारत में सर्वोच्चता संविधान की है, न कि न्यायपालिका की है और न कि संसदीय है।
यहाँ संविधान सर्वोच्च। तो तीनों में जो अंतर है वो ध्यान में रखिएगा कि ब्रिटेन में सर्वोच्चता किसकी है? संसद की। संसद जो चाहे सो कर सकता है ब्रिटेन में, ठीक है। अमेरिका में क्या है? अल्टीमेट आपका न्यायपालिका है। और यहाँ क्या है? अल्टीमेट आपका संविधान है। हमारा न्यायपालिका भी संविधान से ही अपनी शक्ति ग्रहण करता है। उसको पता है कि हमारी लिमिट कहाँ है, हमारी सीमाएं कहाँ हैं। हम अपनी सीमाओं को क्रॉस कर राज्य के विषय पर अपने राय नहीं दे सकते। विधि को बनाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, ठीक है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। अब देखिए अमेरिका के संविधान से क्या दिया गया? पहली बात कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, और इसी के साथ न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन क्या है? जब न्यायपालिका कोई निर्णय दे देता है, जब न्यायपालिका कोई निर्णय दे देता है, जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दे देते हैं, उसको पुनः उसके पास निवेदन किया जा सकता है कि आप इस निर्णय पर पुनः विचार कर लीजिए, ठीक। तो वो अपने निर्णय पर पुनः विचार करती है, उसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन का है। ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? अमेरिका के संदर्भ। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और न्यायिक पुनराविलोकन, ये दो हो गए। तीसरा आपका यहाँ पर आपकी मूल अधिकार, मूल अधिकार। फिर आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक, और उपराष्ट्रपति, ये व्यवस्थाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, न्यायिक पुनराविलोकन, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति पद, ठीक है, ये आपके अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये होता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, इसका प्रावधान किया गया है, और ये लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। देखिए जितनी बातें आज हो रही हैं, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अमेरिका हो गए, वो ब्रिटेन हो गया। अब इसके बाद आपके कनाडा से भी देख लीजिए। कनाडा से दो लिया गया है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये दोनों चीजें कनाडा से ली गई हैं। अब देखिए संघात्मक क्या है? संघात्मक मतलब राज्य और केंद्र, ठीक है। ऐसी व्यवस्थाएं, उनके पास क्या विशेषाधिकार होंगे, राज्य के पास क्या विशेषाधिकार होंगे, और जो विषय केंद्र और राज्य दोनों में शामिल नहीं है उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है, ठीक है। यानी कि समवर्ती सूची की जिसका कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो वो किसके पास रहेगी? केंद्र के पास रहेगी। ये आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद कनाडा के बाद आप आ जाइए आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पहली एक है समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची वो होती है जिसके विषय
पर केंद्र और राज्य दोनों विधान बना सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में या किसी भी संविधान में जब विषयों को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक केंद्र के पास, एक राज्य के पास, कि ये इन विषय पर राज्य अपनी नीति बना सकती है और इन विषयों पर केंद्र अपनी नीति बनाएगी। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसपे राज्य और केंद्र दोनों अपनी नीति बनाती हैं, लेकिन कभी राज्य और केंद्र की नीति में जब टकराहट होती है तो केंद्र की नीति ही सर्वोपरि होती है, राज्य की नीति वहां पर कैंसिल हो जाती है। तो ये जो समवर्ती सूची के विषय है, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, ठीक है। उसके बाद समवर्ती सूची के बाद आप आ जाइए आयरलैंड से। आयरलैंड से लिए जाने वाले हैं पहली तो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और दूसरा है यहां पर कि राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन, राज्य सभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में खेल से, ठीक है, साहित्य से, ठीक है, विज्ञान से, कला के क्षेत्र से विभिन्न व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति को कहा गया है कि उसके 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। उसमें जैसे आपको सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रपति का, उसके राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया था, रेखा को राष्ट्रपति सभा का सदस्य बना दिया गया था। तो इस तरीके से जो मनोनयन होता है वो कहाँ से लिया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड के बाद आप देखिएगा जर्मनी। यहां से आपका आपात उपबंध का मतलब जो है आर्टिकल से है। देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन घोषणा होती है। आर्टिकल 352 के द्वारा, 356 के द्वारा और 360 के द्वारा। 352 में क्या है कि जब बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति में 352 का प्रयोग करके आपात स्थिति लागू की जाती है। दूसरा आपका 356 के द्वारा, जब राज्य की प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाती है, वो मशीनरी जब फेल हो जाती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। तो ये 356 के द्वारा और 360 के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा हो जाती है। अभी तक कभी भी वित्तीय आपात घोषित नहीं हुआ है, बल्कि 352 और 356 कई बार यहाँ पर हो चुके हैं। कई बार क्या, 356 तो कई बार हुआ है, 352 2 बार हुआ है, ठीक। अब देखिए, जर्मनी के बाद आपात उपबंध, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आपात उपबंध को सर 352 356 के बाद एक और क्या बोले सर? जी बताएं। आपात उपबंध काल को जो 352 और 356 और एक 300 सर एशिया के क्या है? 360। आर्टिकल 360। 352 में जो सशस्त्र विद्रोह बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है, और 356 में जब राज्य की प्रशासनिक मशीनरी फेल हो जाती है तब 356 लगता है, ठीक। और 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया कि जब वित्त व्यवस्था राष्ट्र की गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, दिवालिया राष्ट्र हो जाता है, तब वो इसकी स्थिति आती है, ठीक है। ओके सर।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये आपके दक्षिण अफ्रीका के आप एक आपका आयरलैंड के संविधान आयरलैंड से एक बात और ली गई थी, उसको आप नोट कर लीजिएगा। आयरलैंड से मैं भूल गया था। आयरलैंड से आपका एक तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया था, राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन किया गया था, और एक आपका लिया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। उसमें लोकसभा और इसके जो है विधानसभा, इसके जो आपके सदस्य होते हैं, जो चुने गए सदस्य होते हैं, वो सब उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसकी व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से की गई थी। इस तरीके से आपके विभिन्न राष्ट्रों से लिए गए प्रमुख तत्वों का उल्लेख हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इस बात को आप कई बार दोहरा लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा। यहाँ से बारंबार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि यहाँ से प्रश्न हमारे गलत ना होने पाए, और हम यहाँ पर बहुत ठीक बताएं। सर, जहाँ तक मुझे याद है शायद कनाडा से ही हमारे यहाँ राज्यपाल का पद भी लिया गया है ना। देखिए, संघात्मक जो शासन व्यवस्था है ना, तो संघात्मक में क्या है, वो व्यवस्था के तहत चूंकि एक राज्य एक केंद्र रहेगा, ठीक है, तो वो राज्यपाल का पद भी माना जा सकता है कि कनाडा से ही लिया गया है, ठीक है जी। तो बेटा जरा पानी देना। चलिए, अब हम आते हैं कि भारत का जो संविधान निर्मित हुआ, उस संविधान की प्रमुख विशेषता क्या थी। संविधान, पहली बात तो कहा गया कि भारतीय संविधान में एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई, संघात्मक शासन, ठीक। संघात्मक शासन में ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक। ये व्यवस्था यहां पर लागू की गई। लेकिन यहां से बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या भारत वास्तविक एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो न्यायपालिका भी इसका निर्वचन जब की, अंबेडकर ने भी इसके विषय में बहुत कहा, और विभिन्न हमारे जो पॉलिटिकल जो विद्वान हैं उन्होंने भी इस पे जब चर्चा की तो कहा कि संघात्मक लक्षण तो है, लेकिन पूरी तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ठीक है। अब पहली बार तो आप ये देख लीजिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या लक्षण होते हैं, ठीक। पहली बात, और एकात्मक शासन व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में ये होता है, पहला तो लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होना चाहिए, ठीक। दूसरी व्यवस्था इसमें होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, ठीक। तीसरा इसका लक्षण है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक। और एक व्यवस्था इसकी और होती है कि न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रहता है। न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। अब इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का संविधान एक संघात्मक
है। ठीक है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन भी है, न्यायपालिका का विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण भी है, इसलिए संघात्मक लक्षण को नजर आते हैं। अब इसी जगह जरा देख लीजिए कि एकात्मक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, एकात्मक में क्या क्या चीज होना चाहिए। पहला देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, संघात्मक के बाद एकात्मक जो लक्षण होते हैं, एकात्मक, ठीक, एकात्मक में पहला है कि आपकी एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, यानी कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश के और भारत के अलग अलग नागरिक नहीं हैं, हमको सिर्फ एक नागरिकता किसकी मिली है, भारत की मिली है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट का रहने वाला है, तो वो कैलिफोर्निया की नागरिकता ले रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका की नागरिकता, वहाँ दोहरी नागरिकता है। और यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, वो आपके ब्रिटेन के संविधान से। तो एक तो पहली बात एकल नागरिकता हो गई। दूसरा हुआ राज्यपाल, राज्यपाल का केंद्र द्वारा मनोनयन, केंद्र द्वारा हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्य का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य के प्रमुख को कौन देता है, वो केंद्र सरकार वहां पर भेजती है कि ये राज्य का प्रमुख होगा, यानी कि केंद्र अपने हाथों में राज्य की सत्ता कहीं न कहीं ली हुई है। भले ही चुनाव के द्वारा, विधान के द्वारा मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलती है, लेकिन कहीं न कहीं एक अधिकार राज्यपाल का उस पर रहता है। तो एकल नागरिकता के साथ राज्यपाल द्वारा मनोनयन, और फिर आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकाल में सब कुछ आ जाता है। जब राज्य की मशीनरी फेल होती है तो राज्य के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है। ठीक है, कई मुद्दे पर राष्ट्रपति अपनी अध्यादेश को द्वारा चीजों को लागू करवाता है राज्यपाल के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ भी केंद्र प्रभावशाली भूमिका में आ जाता है, यानी कि एकात्मक लक्षण यहाँ पर नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं ये एकात्मक लक्षण के हैं और वो संघात्मक लक्षण की, ये दोनों लक्षण हमारे संविधान में मौजूद है। जब ये कहा गया कि आखिर ये बताइए कि संघात्मक है कि एकात्मक हमारा संविधान है, तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हमारा संविधान ना तो एकात्मक है और ना तो संघात्मक है, इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों लक्षण हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये बी.आर. अम्बेडकर का स्टेटमेंट है कि समय और परिस्थिति के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक हो जाता है और एकात्मक हो जाता है। यह पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है और न पूरी तरीके से एकात्मक है। ठीक है, और इसके बाद केसी ह्यूयर नामक एक संविधान वेत्ता कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है, भारत का संविधान अर्धसंघीय है। तो ये दो स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय यही है, सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों तथ्य यहाँ पर मौजूद है, संघात्मक भी है एकात्मक भी है, और परिस्थिति के अनुसार यह चेंज होता रहता है। तो ये हमारे संविधान का प्रमुख रूप है, किस तरीके का है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या होती है। ये तो संघात्मक एकात्मक हो गई, अब मुख्य विशेषता क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, संविधान की मुख्य विशेषता।
प्रमुख विशेषता में पहली एक मुख्य विशेषता है कि एक तो विशाल संविधान, विशाल संविधान। अब इतना बड़ा संविधान पूरे विश्व में किसी भी राष्ट्र का नहीं है। हमने कहा कि ब्रिटेन में गत के रूप में है, वहां एक स्थिति नहीं है। क्या है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप पे फोन आ रहा है। फोन आने की वजह से नहीं आवाज आ रही है। फोन आने की वजह सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज एकदम से नहीं आ रही है। आ रही है सर, वो फोन आ जा रहा है ना, इसलिए नहीं आ पा रहा है, और कोई बात नहीं। हाँ जरा बताएं, अब आवाज आ रही है? सर वो फोन आ जा रहा है ना, तो इसलिए आवाज कट जा रही है, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। शालिनी जी? जी सर, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, चलिए। जी। पहला तो विशाल संविधान। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 300। सर आवाज नहीं आ रही थी इसलिए। आप पे फोन आ रहा है सर, आप पे फोन आ रहा है। आप पे फोन आ रहा है। नहीं, फोन तो नहीं आ रहा है भाई हमारे पे। नहीं इसमें रिकॉर्ड आ रहा है सर, फोन आ रहा है। अब आ रही है आवाज? सर जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए सर। फ्लाइट मोड पे डालने पे नेट नहीं चलेगा ना? हाँ। अब बताइए, अब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। चलिए, हमने कहा कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है, बहुत विशाल संविधान है। ऐसा संविधान किसी भी राष्ट्र के पास नहीं है, किसी भी देश के पास नहीं। भारतीय संविधान जब बनाया गया था तो उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आर्टिकल कितने थे? 395। 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक। वर्तमान में क्या हुआ कि अनुसूचियों की संख्या 8 से 12 हो गई। ठीक। फिर नहीं आ रही? तो नेट चला जाएगा ना? नहीं आ रहा है। यहाँ तो नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं। राष्ट्र के पास नहीं है। अमेरिका के पास जो संविधान बना हुआ उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। कनाडा के पास जो संविधान है उसमें 147 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास जो संविधान है उसमें 128 है। दक्षिण अफ्रीका के पास जो है उसमें 237। और हमारे पास कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग। वर्तमान में क्या हुआ कि संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ अनुच्छेदों की संख्या मूलतः 395 है, लेकिन संख्या की दृष्टि पर देखा जाए तो वो 450 के आसपास। ठीक। जैसे अगर किसी में 32 में 32 का आ गया, ठीक है, तो संख्या की दृष्टि से वो संख्या बढ़ी, लेकिन अनुच्छेद की जो संख्या है, आर्टिकल की संख्या, वो मूलतः 395 ही है। विभिन्न आर्टिकल्स में क ख ग जोड़कर विषय को पढ़ाया गया। ठीक है। इसलिए टोटल अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे यहाँ 450 के आसपास आर्टिकल्स हैं। भाग जो मेरे थे 22, अब किसी एक भाग में भाग का कर दिया गया, तो इस तरीके से संख्या की दृष्टि से भाग की संख्या 24 हो गई, लेकिन मूलतः 22 ही भाग है। लेकिन अनुसूची जो कि 8 थी मूल संविधान में, वो अनुसूची बढ़कर 12 हो गई। इतना ध्यान में रखना। यानी कि विशाल संविधान में मूल में देखिएगा, मूल में क्या था? अनुच्छेद 395। ठीक है। वर्तमान मूल 395 ही है। ठीक। लेकिन से क्या हुआ? 450, यानी कि किसी में का ख ग जोड़ दिया गया।
आवाज नहीं आ रही है। सभी के साथ ऐसा हो रहा है। यस सर। सर जब जी उसका सर। फोन आता है ना तब आपकी आवाज चली जाती है थोड़ी देर। ऐसा ना अभिलाषा जी, मैं आपको बताऊं, एक भी फोन नहीं आया भाई। सर इस पे दिखाता है, उस वाले फोन में आता है जिसपे आपकी रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा। हाँ, जिसपे रिकॉर्डिंग आती है ना उस पे कॉल आता है। हाँ हाँ। तो उतने टाइम के लिए जब तक वो देखिए फिर आ रहा है उस पे। अच्छा अच्छा। जब वो आता है तभी आपकी आवाज जाती है, फिर उसके बाद जैसे ही वो कटता है फिर आ जाती है। हाँ वो करेगा सही है। यही वजह है सर। अच्छा अच्छा। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि इतने समय तक कोई मुझे याद ना करे, है ना। जी सर। हाँ, याद करने वालों की संख्या काफी हो चुकी है। यस सर। चलिए, बस चलिए थोड़ा सा और मैं इसको करके आज ये लेसन समाप्त कर देना चाह रहा था। तो मैंने कहा कि मूल में कितने थे? 395। वर्तमान में है 395 ही, लेकिन संख्या बढ़कर कितनी हुई? 450। जैसे कि किसी में क ख ग जोड़ दिया गया तो वो संख्या बढ़ गई। भाग कितने थे? भाग 22 मूल में, ठीक है। वर्तमान में 22 है, लेकिन संख्या की दृष्टि से 24 है, ठीक। यानी कि एक जैसे 14 का जोड़ा गया, इसलिए वो बढ़ गया। और अनुसूची जो है, अनुसूची वो मूल में कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी हो गई? 12। ये आप डिफरेंस थोड़ा सा विशाल संविधान का देख लीजिएगा। और इस संविधान के बाद एक विस्तृत संविधान, उसके बाद लिखित संविधान। ये भी एक इसकी विशेषता है, लिखित संविधान, ठीक। लिखित संविधान के बाद आप देखिएगा कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, मेरा कैसा गणराज्य होना चाहिए? प्रभुत्व संपन्न था, लोकतंत्रात्मक और समाजवादी। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मूल संविधान में इन तत्वों का समावेश नहीं है। कौन कौन से तत्व? एक तो पंथ निरपेक्ष, ठीक, और उसके बाद समाजवादी और अखंडता। ये तीन का उल्लेख हमारे संविधान में, मूल संविधान में नहीं है। हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, ठीक। और लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था 42वां। ये कब हुआ था? 1976 में, ठीक। इसके द्वारा आपको 3 शब्द जोड़े गए, ठीक है। एक तो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, दूसरा जो जोड़ा गया आपका समाजवादी, और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। ये 3 शब्द याद रख लीजिएगा हमेशा के लिए। सॉरी, 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 3 शब्दों का समावेश हमारे संविधान में किया गया, ठीक है। तो एक विशाल संविधान, दूसरा लिखित संविधान, ठीक। और लिखित संविधान के बाद आप देखिएगा संविधान मेरा कैसा है? एक प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमको किसी की प्रभुता स्वीकार नहीं है, हम अपने में स्वतंत्र हैं। अपने जो मूल वो है कि हमको किसी भी राष्ट्र के द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता, ठीक। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यह भी हमारे संविधान का लक्षण है, ठीक। इसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक।
ये संविधान का लक्षण है। विधि का शासन, विधि का शासन यानी कि विधि के द्वारा ही हम प्रशासित किए जाते हैं। विधि के अलावा किसी भी तरीके से हमारे ऊपर कोई आरोप लगाकर उसको मुझे सजा नहीं दी जा सकती, यानी कि विधि के द्वारा ही हम शासित किए जा सकते हैं। ये विधि का शासन हो गया। इसके बाद आपका हो गया मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक, देखिए मूल अधिकार क्या है, अभी इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। मूल अधिकार को नकारात्मक माना जाता है। नकारात्मक इसलिए माना जाता है कि राज्य का विशेषाधिकार यहां खत्म हो जाता है। ठीक, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को सकारात्मक माना जाता है। ध्यान में रखिए कि दोनों शब्द जो शब्दावली मैंने यूज किया है, इस शब्दावली का प्रयोग आपके प्रश्नों में किया गया है कि वो कौन सा संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसे नकारात्मक के रूप में लिया जाता है। तो मूल अधिकार को क्या किया गया, नकारात्मक। नकारात्मक इसलिए है कि वह राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध किसको दिया गया है, व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक, और आपके नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक माना गया है। ठीक है, वो राज्य को कहा गया कि आप इस तरीके से शासन व्यवस्था को लागू करें। तो मूल अधिकार हमारे यहाँ आपके 6 प्रकार के आप मूल संविधान में जो है वो 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में एक संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जब समाप्त कर दिया गया तो मूल अधिकारों की संख्या हो गई 6। ठीक है, आपके आर्टिकल 12 से लेकर, ठीक है, 12 में परिभाषा दी गई और 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। और उस में क्या है, पहला समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार है। तो मूल अधिकार एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, किसके विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, यानी कि हमारी स्वतंत्रता सर्वोपरि है। लेकिन मूल अधिकार हमेशा निर्बंधित नहीं रह सकते। कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकार के ऊपर बंधन लगाया जा सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो ये आपके 6 मूल अधिकार है। एक समानता का अधिकार, समता का अधिकार इसको कहते हैं, 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 19, 20, 21, 22 ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28 में उल्लेख है। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। 31 को निरसित कर दिया गया, निकाल दिया गया था। और 32, 33, 34, 35 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है। ये आप 6 अधिकार जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें एक एक आर्टिकल पर क्या क्या चीज कहा गया है इसको भी आपको दिमाग में रखना है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, मूल अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि राज्य को ये निर्देशित करता है कि आपको किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू करना चाहिए। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था कहां पर निहित है, आपके नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, इसके बाद आपका मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य आपके भाग 4 का के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, और मूल कर्तव्य आपको पता है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और रूस के संविधान में जो सोवियत रूस का संविधान है वहां से मूल कर्तव्य लिया गया है। और हमारे यहाँ स्वर्ण सिंह की एक समिति बनी थी और उन्हीं स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस भाग में, 4 का के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 10 मूल कर्तव्य निहित थे, लेकिन बाद में 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया।
वो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन कहलाता है, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। और वह मूल कर्तव्य अब कितने हो गए? 11 हो गए। आप मूल कर्तव्य को भी आप अपने जो बुक है उससे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मूल अधिकार, संविधान, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इसको दिमाग में रखिए, याद करिए एक एक आर्टिकल्स को, ठीक है। इसके साथ साथ आपका संविधान कैसा है? मूल कर्तव्य के बाद आपका नम्य अनम्य, नम्य एवं अनम्य। देखिए नम्य क्या है कि संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है, और एक संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों के, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा जो किया जाता है, उनका समर्थन प्राप्त होने पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 संशोधन किए जा सकते हैं। जो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, ठीक है, यह साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, उसमें आधे से अधिक एक व्यक्ति रहेगा, तो वो एक संसद अगर हमारे उपस्थित रहेगा तो वो साधारण बहुमत से उसका संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ संविधान में आर्टिकल्स ऐसे हैं कि जिसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा होता है, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसका संशोधन विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के द्वारा होता है। इसलिए जब नम्य कहा जाता है, तो जब साधारण बहुमत से संशोधन होता है तो वो नम्य कहलाता है, और अनम्य जब होता है, जब वो विशेष बहुमत से संशोधन किया जाता है, तो वह अनम्य कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से। और दूसरा केंद्राभिमुखी यह लक्षण भी है। संविधान का एक लक्षण ही है कि कहीं न कहीं वो केंद्र की तरफ झुका हुआ नजर आता है, ठीक है। अंततः अल्टीमेट क्या है कि पावर हमको डेलीगेट होती दिखाई देता है केंद्र में, ठीक है। हम जब चाहे डेलीगेशन लगाकर, पता चला कि भले ही बाद में न्यायालय के निर्णय के द्वारा उसको समाप्त किया जाए, लेकिन जब चाहे पता चला कि राजकीय मशीनरी को फेल करके और केंद्र उस पर अपनी सत्ता बैठा सकती है, राज्यपाल के द्वारा या राष्ट्रपति के शासन वहां पर लागू कर सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं न कहीं केंद्र की तरफ झुका हुआ हमारा संविधान है, ठीक है। तो अगर संविधान के कभी लक्षण पूछा जाए तो आप एक विशाल संविधान बताइएगा, दूसरा विस्तृत संविधान बताइएगा, तीसरा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक संविधान बताइएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका बताइएगा, विधि का शासन बताइएगा, मूल अधिकार बताइएगा, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य बताइएगा, नम्य और अनम्य बताइएगा, और लिखित संविधान बताइएगा, ठीक है। ये हमारे प्रमुख लक्षण हैं, और आपात उपबंध भी इसमें। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान मेरा, ठीक, उसके कहाँ से लिया गया है उसको दिमाग में रख लीजिएगा, संघात्मक के क्या लक्षण है उसको दिमाग में रख लीजिएगा, एकात्मक संविधान के क्या लक्षण है उसको भी रखिएगा, और इसके प्रमुख लक्षण क्या है उसको देखिएगा। भीमराव अंबेडकर कहते हैं, सर पुनः हाँ सर, अब आने लगी। अब आ रही है? अब आने लगी। अच्छा, जी सर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि हमारा संविधान व्यवहारिक संविधान है। युद्ध काल और शांति काल दोनों में ही यह देश की एकता को बचाए रखने का विधान इसमें नजर आता है। अंबेडकर का कहना है कि युद्ध और शांति काल दोनों में देश की एकता को बनाए रखने का यह एक परिवर्तन लिए हुए परिवर्तन मतलब इसमें किया जा सकता है। अगर वर्तमान परिस्थितियों में या संविधान के लागू होने के बाद स्थिति कभी खराब होती है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यह खराब स्थिति संविधान के कारण नहीं हुई,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि यह खराब स्थिति मनुष्य के खराब होने के कारण हुई, यानी कि संविधान को इस हद तक भीमराव अंबेडकर इसकी महत्ता प्रतिपादित करते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और आज मुझे भी एक शादी में निकलना है,